तो अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी हमने इससे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एनिमल्स के जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अब बात करते हैं ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो रिस्पायर करता है या फिर ब्रीथ करता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके जो पार्ट्स आते हैं, सबसे पहला आपका होता है नोस्ट्रिल्स, ठीक है। सेकंड आपका नेजल कैविटी, थर्ड आपका लंग्स और फोर्थ होता है आपका डायाफ्राम, ठीक है। तो अब ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू दौरान मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ये कैसे कैसे काम करते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। तो वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स, मतलब जो नोस्ट्रिल्स होती है वो सिंपली आपकी जो नोज होती है उसी को हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। तो जो हम बॉडी के अंदर एयर को इनटेक करते हैं वो हमारे नोस्ट्रिल के थ्रू या फिर आपकी नोज के थ्रू हम उसको इनटेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स इनटू द नेजल कैविटी। अब क्या होता है, जैसे हम इनहेल करते हैं, ठीक है, तो जो एयर होती है वो हमारी नोस्ट्रिल के बाद आपकी नेजल कैविटी के थ्रू पास हो जाती है, मतलब नोस्ट्रिल से आपकी नेजल कैविटी के अंदर आती है। नेजल कैविटी क्या होती है, ये आपका ये जो यहां से लेके यहां तक का जो एरिया होता है इसको पूरे को हम कहते हैं नेजल कैविटी, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम नेजल कैविटी द एयर रीचेस आवर लंग थ्रू विंड पाइप। अब नेजल कैविटी के बाद आपकी जो एयर होती है ये आपका जो एरिया होता है यहाँ पर आपकी एक विंड पाइप होती है, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी जो एयर होती है वो आपके लंग्स तक जाती है, ठीक है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड। अब आपके जो लंग्स होते हैं वो आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर आते हैं। चेस्ट कैविटी आपका ये जो पूरा एरिया होता है आपके थ्रोट से लेके नीचे तक का, यहां तक का एरिया जो आपका होता है वो पूरा का पूरा आपका चेस्ट कैविटी होता है, ठीक है। और जो ये चेस्ट कैविटी होती है ये पूरी की पूरी सराउंडेड होती है रिब्स के थ्रू। आपने देखा होगा, आपने कभी डायग्राम भी आपने देखे होंगे, तो आपके लंग्स के ऊपर ना कुछ बोन्स दिख रही होती हैं, ठीक है। तो वो जो बोन्स होती हैं उन्हीं को हम रिब्स कहते हैं, जिसके साथ हमारा जो चेस्ट कैविटी का एरिया होता है वो पूरा का पूरा कवर्ड होता है रिब्स से, ठीक है। अब इसी के अंदर एक लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायाफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। अब ये जो आपकी चेस्ट कैविटी का पूरा एरिया होता है इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी मस्कुलर शीट होती है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। तो वो आपकी चेस्ट कैविटी का ना एक फ्लोर को फॉर्म करता है, ठीक है। मतलब जो आपका चेस्ट कैविटी का पूरा एरिया है वो आपका डायाफ्राम के ऊपर आता है, ठीक है। अब ब्रीदिंग इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम एंड द रिब केज। जब आप ब्रीद करते हो, ठीक है, तो ब्रीदिंग के थ्रू क्या होता है, आपके डायाफ्राम और आपके रिब केज जो होता है उसकी मूवमेंट होती है। आप कभी देखना जब आप ब्रीद करते हो तो आप अपनी चेस्ट पे हाथ लगा के देखना, तो आपकी चेस्ट के अंदर ना मूवमेंट हो रही होती है। तो यहाँ पे आपके जो लंग्स होते हैं और जो आपका रिब केज होता है वो ब्रीदिंग के दौरान क्या होता है, मूवमेंट होती है उसके अंदर। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मतलब आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है वो कैसे कैसे होती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायाफ्राम मूव्स डाउन। तो जब हम इनहेल करते हैं, एयर को इनटेक करते हैं, तो हमारी जो रिब्स होती हैं, ठीक है, वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ निकल जाती हैं, ठीक है। और जो आपका डायाफ्राम होता है वो नीचे की तरफ हो जाता है, मतलब अंदर की तरफ हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से दिस मूवमेंट इंक्रीजेस द स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। अब इस मूवमेंट से क्या होता है, जो हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर होता है ना स्पेस बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एयर जो होती है वो हमारी लंग्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। और ये हमारी चेस्ट के साइज को भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब द लंग्स गेट फिल्ड विद द एयर्स। तो जब आपके चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस बढ़ जाता है, ठीक है, एयर आपकी लंग्स के अंदर आ जाती है, तो जो आपके लंग्स होते हैं ना वो एयर से फिल हो जाते हैं पूरे प्रॉपरली, ठीक है। अब ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, तो जब आप एक्सहेल करते हो रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड। क्या होता है, जब इनहेल कर रहे हो तो आपके रिब्स अपवर्ड और आउटवर्ड की तरफ मूवमेंट हुई थी। अब एक्सहेल में क्या होता है, इसकी अपोजिट है। तो रिब्स अब क्या होते हैं, ये अंदर की तरफ और नीचे की तरफ मूव होते हैं। और जो आपका डायाफ्राम होता है सेम अपोजिट। पहले आपका डायाफ्राम क्या था, नीचे की तरफ मूव हो रहा था, डाउनवर्ड जा रहा था। अब आपका जो डायाफ्राम है वो ऊपर की तरफ मूव होता है और अपनी पहले वाली पोजीशन में वापस आ जाता है, ठीक है।
दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। अब इससे क्या होता है, जब आप एक्सेल करते हो, ठीक है, आपका डायाफ्राम ऊपर की तरफ अपने फॉरवर्ड पोजीशन पे वापस आ गया है, ठीक है, और जो रिब्स आपके ऊपर की तरफ आए थे वो वापस अंदर की तरफ चले गए, ठीक है, तो उनके बीच में जो स्पेस बना था वो स्पेस अब आपका कम हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके एयर जो लंग्स के अंदर फिल हो गई थी वो सारी की सारी आपकी बॉडी के या फिर आपके लंग्स से बाहर निकल जाती है, ठीक है। और दीज मूवमेंट्स इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजीली, और ये जो मूवमेंट होती है इनहेल और एक्सेल या फिर ब्रीथ के दौरान जो आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर जितनी भी मूवमेंट होती है आप उसको इजीली फील कर सकते हो, ठीक है। आप अपने चेस्ट पे हाथ लगाकर कभी भी देखना, जब आप इनहेल करोगे तो आपकी चेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, और जब आप एक्सेल करते हो तो आपकी चेस्ट का साइज वापस अपने मीन पोजीशन में या फिर आपकी जो फॉर्मल पोजीशन जो नॉर्मल आपकी चेस्ट का साइज है वो वापस नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक और आपका बचता है जो कि है डू प्लांट ऑल्सो रिस्पायर, ठीक है। तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में इस चैप्टर के जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब उस एनर्जी का क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी जितने भी सेल्स होते हैं वो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं जिसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सेम चीज आपकी क्या होती है प्लांट के अंदर भी होती है। प्लांट के अंदर भी सेल्स होती हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उन सेल्स का भी अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। कोई फूड प्रिपेयर कर रही है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो इन सारी सेल्स को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये एनर्जी जो आती है ये भी आपकी प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन के थ्रू आती है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस ह्यूमंस के अंदर भी होता है, सेम आपका प्लांट के अंदर भी होता है, ठीक है, क्योंकि उसको भी एनर्जी की जरूरत है। अब एनर्जी को प्रोड्यूस करने का जो एक तरीका होता है वो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है और प्लांट के जितने भी पार्ट होते हैं वो सब इंडिपेंडेंटली अपना अलग अलग या फिर सेपरेटली रिस्पायर करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे ह्यूमंस की बॉडी के अंदर क्या होता है, एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो प्लांट के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सब के अंदर अपनी अपनी कैपेसिटी होती है रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, और अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।